हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारी ज्योग्राफी की क्लास 11th की फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर ली है विद स्टिल वन चैप्टर रिमेनिंग। उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट बुक के साथ। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी टेस्ट ऑफ 10 MCQs ईच। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस फॉर व्हाट। सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। तो जब वेदरिंग को हम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको ये भी कहा था कि वेदरिंग के प्रोसेस में जनरली हमारा जो छोटे मोटे जितने भी सब्सटेंसेस है विद द हेल्प ऑफ हमारी एयर, वो कैरिड अवे हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ टॉप सॉइल बेसिकली जो हम बात करते हैं। तो सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन इज, which of the following is created by soil erosion by the river? First, V-shaped valleys, second, waterfall, third, delta, and fourth, sand dunes. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वी शेप वैलीज। तो हम देख रहे थे जब हमारी वाटर या रिवर की फॉर्मेशन हो रही है, रिवर की फॉर्मेशन के साथ साथ जब हम बात कर रहे थे कि हमारा पानी जो है जब निकल रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से हमारे रिवर के हिसाब से, ठीक है, जो जब 3 स्टेजेस आती है हमारे, तो उसकी हम कह सकते हैं यूथ वाली स्टेज में वी हैव एवरीथिंग, है ना। एक बिल्कुल ही प्रॉपर हमारे पास एक एरिया रहता है जिसके साथ साथ पानी के साथ साथ जब हमारी रिवर कैरी अवे कर रही है, दिस इज आर रिवर, ठीक है, ये हमारा लैंड वाला एरिया है। तो जैसे जैसे पानी, अगेन वी आर सेइंग कि रिवर निकल रही है यहाँ से, तो अगेन क्या होगा, रिवर जैसे जैसे अपना कोर्स चेंज करती रहेगी, क्योंकि रिवर का ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टाइम टू टाइम जो है कोर्स चेंज होता ही रहता है। तो पर्टिकुलरली इफ द रिवर हैज शिफ्टेड समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट टू, वी कैन से दिस पॉइंट, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाले एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया में ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर या ड्यू टू इरोजन ऑफ द सॉइल, हमारे पास क्या होगा, ये एरिया जो है बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। सो इट विल रिजल्ट इन वी शेप वैलीज, है ना। तो क्योंकि यहाँ से हमारी वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ही प्लेन एरिया था, तो यहाँ पे पानी की वजह से ये बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया या लैंड रह जाएगा, तो ये प्रॉपर एरिया हमारे पास हो जाएगा खाली, ठीक है। तो दिस विल बी अ वी शेप्ड, वी कैन से एरिया या वी शेप्ड वैली, जहाँ पे पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि बाद में रेजिडेंशियल एरियाज भी स्टैब्लिश हो जाते हैं। So the next question is, which gas is opaque to the outgoing terrestrial radiation? First, dust particles, second, ozone, third, carbon dioxide, and fourth, water vapor. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सिंपल रीजन यही है कि हमने इसे नाम ही ग्रीन हाउस गैस इसलिए दिया क्योंकि जब हमारी इनकमिंग हमारी सोलर रेडिएशंस रहती हैं, उसके लिए ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं उसके जो वेवलेंथ है दैट वेरीज, ठीक है जी। तो जब सोलर रेडिएशन या जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जब वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ओपेक कर देती है। तो ट्रांसपेरेंट होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओपेक कर देती है हमारे जितने भी वेवलेंथ की डिफरेंशिएशन की वजह से। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ग्रीन हाउस गैस ही नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी एक्सेस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिलीज हुई होती है, ताकि जिस वजह से क्या होगा, ये गर्मी पैदा कर देती है और ही ज्यादा, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को, या गर्म ऐसे हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस को, देयर बाय कॉजिंग इवन मोर हीट, जिस वजह से इसे हमने नाम दिया ग्रीन हाउस गैस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, differences in pressure on the earth's surface causes first winds, second precipitation, third hail, fourth seasons। तो ये भी क्वाइट सिंपल हमारा क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंड्स, ठीक है जी। डिफरेंस इन प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर से अगर हम बात करें, सीजन तो हमारे नहीं होता है फॉर्म, ठीक है, एक ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रेशर से हेल भी नहीं होता क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेशर अगेन इज नॉट प्रेसिपिटेशन की वजह से, तो आंसर हमारा डेफिनेटली विंड ही बनता है, क्योंकि डिफरेंस इन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की वजह से हमारी फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट हुई थी, जिस वजह से जिसे हम विंड्स भी कहते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
the vertical pressure gradient force is much dash than that of the horizontal pressure gradient. तो ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, तो ये डायरेक्टली अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर इसका डेफिनेटली पता होगा. फर्स्ट इज लेसर, सेकंड इज लार्जर, थर्ड इज इक्वल टू, फोर्थ इज स्ट्रॉन्गर. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लार्जर. तो अगेन मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने कहा था वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि वर्टिकली जो प्रेशर हमारी लेयर्स का हमें हम पे पड़ रहा है दैट इज मच लार्जर दैन द हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट फोर्स. तो मैंने ये भी बताया था आपको साथ में कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम इतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इतना हमें फील नहीं होता ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है जी, तो हमारी ग्रेविटी की वजह से हमें कहीं ना कहीं ये चीज फील नहीं होती. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when air containing water reaches its saturation point, then first no more water evaporates from the ground. Second, it leads to the evaporation above sea and precipitation above land. Third, water vapor forms droplets. Fourth, the droplets fall out of the clouds. तो सैचुरेशन पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट, आपको हिंट दे रही हूँ, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जिसके बाद हमारा जो एयर है वो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ, हम कह सकते हैं, वाटर वेपर हैंडल नहीं कर सकता. तो इसका बट ऑब्वियस आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर वेपर फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स. ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स क्यों होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद जब हमारी एयर ही उस वाटर वेपर को हैंडल नहीं कर पा रही है तो अगेन इट विल बिकम क्वाइट डेंस. डेंस होने के बाद ये किसी और एरिया पे जाकर सेटल होने की कोशिश करेगी जहां पे ये फॉर्मेशन कर देगी हमारी ड्रॉपलेट्स की. कीपिंग इन माइंड एंड अदर या अदर फैक्टर्स आल्सो, ड्रॉपलेट्स होगी या आगे फर्दर शीट्स होंगी, बट द मोस्ट एप्ट ऑप्शन इज दिस वन ओनली. So the correct answer was option number C, water vapor forms droplets. Next question is, the greenhouse gas that results from the intestinal gases of ruminants yani cows is first nitrous oxide, second carbon dioxide, third carbon monoxide and fourth is methane. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी अगेन. जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो हम यही पढ़ते हैं डायरेक्ट आंसर हमारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जब मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एग्जांपल दी थी. साथ ही साथ जब मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ाई थी तो मैंने आपको केमिकल जियो केमिकल साइकिल पढ़ाई थी. तो उसमें भी अगेन मैंने आपको कहा था कि जब हम खाना खा रहे हैं अगेन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो अगेन मीथेन इज द आंसर. केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमारी मीथेन गैस फ्रॉम द काउज इंटेस्टाइनल गैसेज में से एक रिलीज होती है, दैट इज मीथेन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is the extended margin of each continent occupied by the relatively shallow seas and gulfs. First, oceanic shelf, second, continental shelf, third, saline and fourth, hydra shelf. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, जो कि क्वाइट सिंपल आंसर है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे कॉन्टिनेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, दिस इज द लैंड एंड दिस इज द सी, तो इसका एक एक्सटेंडेड मार्जिन हम कह सकते हैं एक तरह से. अगेन इट वाज गोइंग डाउन एंड देयर वाज अ प्लेन. ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया था. तो इसका आंसर हम कह सकते हैं होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो कि सी के अंदर रहता है, एंड इट इज वन ऑफ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द सी. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स इज फर्स्ट रिवर फ्लो, सेकंड सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, थर्ड टाइड्स, फोर्थ प्रिवेलिंग विंड्स. तो यहाँ पे हम ओशन करंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसे ध्यान में रखना. नॉर्मल करंट्स या एयर करंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ओशन करंट्स की बात कर रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में. तो भी क्या है मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से, कि अगेन एक सिंपल सी बात है कि जब डेंसिटी ज़्यादा होगी हमारे ओशन में, ठीक है जी, तो हाईली मतलब डेंसिटी कैसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सैलिनिटी ज़्यादा होगी. जहाँ पे अगर सॉल्ट की कंटेंट ज़्यादा होगा हमारे पानी में तो अगेन वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा, सो इट विल स्टार्ट टू गो डाउन. तो नीचे वाली लेयर्स जहाँ पे कम सैलिनिटी होगी इट विल स्टार्ट टू कम अप. ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा डिफरेंस इन डेंसिटीज का. तो इसे हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. दिस विल फॉर्मुलेट द ओशन करंट समवेयर. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. सो द लास्ट क्वेश्चन इज,
Mineral salts come directly from A. Earth's crust, B. Water cycle, C. Atmosphere, and D is forest biome. जिसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, मिनरल सॉल्ट्स हमारे कहाँ से आते हैं? अर्थ की कोर से आते हैं बाय मींस ऑफ, हम कह सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, हमारा जो लावा या मैग्मा होता है, इट अगेन कम्स टू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, मिनरल सॉल्ट्स हमें मिल गए। ठीक है जी, सो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। एंड काइंडली मार्क योर स्कोर्स, बताते रहना, कमेंट करना आपके स्कोर्स कितने हैं, एंड प्लीज कीप स्टडिंग। और कोई भी अगर इशू हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।